हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नया टॉपिक रेजिड्यू एट सिंगुलैरिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन या फिर कह लो रेजिड्यू एट सिंगुलैरिटी का मीनिंग क्या है ये एक्सप्लेन करूँगी। लेट z इक्वल्स टू a इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z। z इक्वल्स टू a किसी फंक्शन एफ जेड की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। आइसोलेटेड में हमने क्लियर नहीं किया, तो आइसोलेटेड में रिमूवेबल, पोल, असेंशियल कैसे भी हो सकती है, ठीक है। देन अब देखो z इक्वल्स टू ए इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो हम z इक्वल्स टू ए के अराउंड फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो हम फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। देन बाय Lorentz theorem f of z equal summation n taking values 0 to infinity a n z minus a की पावर n summation n taking values 1 to infinity b n z minus a की पावर माइनस n। हम फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब देखो ये लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में मैं ये वाला पार्ट एज इट इज़, इस पार्ट को एक्सपांड करके लिखती हूँ। तो b1 अपॉन z माइनस ए, b2 अपॉन z माइनस ए का स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन z माइनस ए का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, यानी कि b1, इस b1 को हम कहते हैं रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल्स टू ए। z इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर एफ जेड की रेजिड्यू होगी b1, ठीक है। देन b1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट z इक्वल्स टू ए, ठीक है, is called residue of fz at z इक्वल्स टू a, ठीक है। z इक्वल्स टू a पर फंक्शन की रेजिड्यू होगी, और z इज इक्वल्स टू a क्या थी? फंक्शन की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी। तो ये रेजिड्यू की डेफिनेशन। अब देखिए ये जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं ना हम, तो इसमें bn बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन z माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 डी जेड, राइट। और यहाँ c जो है वो कोई सर्कल होता है जिसका सेंटर a और हम रेडियस r ले लेते हैं, और r हमारा r1 से बड़ा और r2 से छोटा होता है। ये हमने लोरेंट्स थ्योरम में किया था, ठीक है। इन शॉर्ट ए पॉइंट जो कि सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, उसको सेंटर मान के ड्रॉ किया गया एक सर्कल जो है वो सी है, ठीक है। और इंटीग्रेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो बी एन इक्वल ये होता है। तो अगर हम यहाँ से b1 की वैल्यू लिखें तो क्या होगी? तो देखो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल्स टू ए इक्वल b1 होता है, और b1 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, क्योंकि जब हम n इक्वल 1 रखेंगे तो z माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 थी ना, तो वो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगी, यानी कि वो फैक्टर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेजिड्यू अगर हमें निकालनी है फंक्शन की z इक्वल्स टू ए यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे, तो वो इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के बराबर है। और इंटीग्रेशन में यहाँ पे c जो है ये क्लोज्ड कंटूर सर्कल है, a को सेंटर मान के ड्रॉ किया गया है और r रेडियस का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम दोनों तरह से कह सकते हैं। अगर रेजिड्यू हमें निकालनी है और लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हमसे हो नहीं रहा है, तो या फिर थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से रेजिड्यू निकाल सकते हैं। और उल्टा एप्लीकेशन भी है, अगर हमें इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है और हमें इंटीग्रल
जो इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं, जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला वगैरह किया था उससे नहीं करना है तो हम रेजिड्यू निकाल कर भी इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रेजिड्यू की डेफिनेशन z इक्वल्स टू a, यानी कि किसी फाइनाइट वैल्यू पर अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो तो। अब हम बात करेंगे रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, देखो z इक्वल्स टू a पे हमने जब रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा z इक्वल्स टू a इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड। लेकिन z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अगर z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर फंक्शन एनालिटिक हो या फिर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दोनों ही सिचुएशन में रेजिड्यू डिफाइन किया जाता है। तो इन्फिनिटी का पर्टिकुलर केस हो गया, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी सिंगुलैरिटी होना ज़रूरी नहीं है, इन्फिनिटी पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो भी रेजिड्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इफ एफ जेड इज एनालिटिक और हैज़ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दोनों पॉइंट इंक्लूड किए हैं हमने। इन्फिनिटी पर एनालिटिक भी हो सकता है या फिर इन्फिनिटी जो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी हो सकती है। देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, और सॉरी साथ में 1/2 पाई आयोटा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जब हम ऐसे इंटीग्रेशन इवेल्युएट करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन इन्फिनिटी पर रेजिड्यू निकालते टाइम ये जो कंटूर है ये क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, तो सी वही सी इज एनी क्लोज्ड कंटूर इन टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो अब तो मतलब इन्फिनिटी पे जब हम रेजिड्यू डिफाइन कर रहे हैं तो दो डिफरेंस आ गए। एक तो ये कि फंक्शन इन्फिनिटी पे एनालिटिक भी हो सकता है, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी हो सकती है, एनालिटिक भी हो सकता है। दूसरा इंटीग्रेशन, ये वाला जो इंटीग्रेशन है यही रेजिड्यू होता है फाइनाइट पॉइंट पर भी, लेकिन फाइनाइट पॉइंट पर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेट करते हैं कर्व के अलोंग, लेकिन जब इन्फिनिटी पर रेजिड्यू निकालेंगे तो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये रेजिड्यू एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन। तो एक तरीका तो ये हुआ इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालना कि इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इवेल्युएट करके साथ में माइनस साइन लगा दो, तो जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी पे रेजिड्यू होगी। और दूसरा तरीका होता है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z in Laurent series expansion of fz। और देखो कोफिशिएंट ऑफ 1/z लिखा है तो इससे क्लियर हो रहा है कि z बराबर 0 के अराउंड हमने सीरीज एक्सपेंशन किया है। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने का, फंक्शन एफ जेड का z बराबर 0 के अराउंड लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखो, उसमें 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वो विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक और तरीका हो सकता है इन्फिनिटी पे रेजिड्यू का, रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इक्वल होता है माइनस लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी z f z। ठीक है, लेकिन ये मेथड तभी लगेगा, नोट ध्यान रखना, ये अगर ये ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये मेथड तभी लगेगा इफ एफ जेड इज
एनालिटिक एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये वाला मेथड लगाने के लिए फंक्शन z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बेटर सजेस्ट यही करूँगी कि यही वाला अप्लाई करो ताकि गलती हो ही ना। ओके, तो ये तो हो गई रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, और हमने रेजिड्यू फाइनाइट पॉइंट पर भी देख ली। फाइनाइट पॉइंट पर फंक्शन की अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो रेजिड्यू डिफाइन होती है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे रेजिड्यू एट पोल्स। पोल पे रेजिड्यू फाइंड आउट करने के मेथड्स। वैसे तो जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी वहाँ पे हमने कहा था कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो तो पोल भी हो सकता है, तो यानी कि वो तरीका तो है ही लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 1/z - a का कोफिशिएंट। और क्या तरीके हो सकते हैं पोल पे सिंगुलैरिटी रेजिड्यू फाइंड आउट करने की, वो बताती हूँ, जो एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स जैसा कुछ कह सकते हो। तो इफ f(z) हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू a, फंक्शन एफ जेड के लिए z इक्वल्स टू a पॉइंट पोल बनता है ऑर्डर m का, देन रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a, इस पोल पे जो रेजिड्यू है वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब हमने ऑर्डर m लिख दिया इसका मतलब हर ऑर्डर का पोल इंक्लूड हो गया। m अगर 1 है तो सिंपल पोल, m अगर 2 है तो डबल पोल, ठीक है। तो रेजिड्यू देखो ऐसे डिफाइन होती है, लिमिट z टेंड्स टू a 1/m-1 फैक्टोरियल, m-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है z के विद रिस्पेक्ट, और किसका है डिफ्रेंशिएशन, z-a की पावर m f z। फंक्शन जिसके लिए हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करनी है उस फंक्शन को हमें z-a की पावर m से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका m-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1/m-1 फैक्टोरियल लिखना है। ये सब करने के बाद उसमें z टेंड्स टू a लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया पोल पे रेजिड्यू निकालने का एक और तरीका। एक तरीका तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है ही, और दूसरा तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज ऑर्डर जो है वो 1 बनता है पोल का, यानी कि सिंपल पोल हो, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेजिड्यू एट सिंपल पोल z इक्वल्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a। सिंपल पोल है यानी कि ऑर्डर 1 है तो m इक्वल 1 होगा, तो 1-1 0 फैक्टोरियल 1 होता है, m-1 यानी कि 1-1 0 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है, ठीक है। तो z-a f ऑफ z, ठीक है। z-a को f ऑफ z से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद लिमिट ले लो z टेंड्स टू a, ठीक है। अब देखो ये वाले जो मेथड है ना, ये अगर हमारा फंक्शन जैसे जब पोल एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है कि फंक्शन के डिनोमिनेटर में वो वाला फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर फंक्शन हो तब तो इजीली हो जाएगा। अब एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिंपल पोल के। देखो हमने क्वेश्चंस किए थे, तो जब tan z है तो वो साइन अपॉन कोस बना, तो जब हमने कोस को 0 किया तो वो बहुत सारी वैल्यूज आती हैं सिंपल पोल। ऐसे अगर 1/sin z है तो भी बहुत सारे पॉइंट सिंपल पोल बनते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है, z-a जैसा फैक्टर साफ साफ बाहर निकल के नहीं आता, तो उसके लिए क्या इजी वे होगा रेजिड्यू कैलकुलेट करने का, वो बताती हूँ मैं। तो सिंपल पोल में हम पढ़ रहे हैं, इफ z इक्वल्स टू a इज अ सिंपल पोल ऑफ f ऑफ z, ठीक है। और फंक्शन एफ जेड जो है वो हमारा इस तरह से है फाई जेड अपॉन साई जेड टाइप का, ठीक है। मतलब फंक्शन में क्लियरली जैसे ऐसा कुछ नहीं है जी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है। ये तो क्लियर दिख रहा है कि जेड माइनस ए जो है वो ऑर्डर 1 का पोल होगा। तो इस टाइप का अगर फंक्शन हो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया tan z वगैरह 1/sin z 1/cos z, ठीक है। तो उस सिचुएशन में रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a, देखो ये होगी फाई a अपॉन साई डैश a, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला जो हम अभी हमने लिखा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, थोड़ा इजीली हो जाते हैं, ठीक है।
तो देखो एक तो z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने के दो तरीके हैं, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि दूसरा वाला तरीका तभी एप्लीकेबल होगा जब फंक्शन इन्फिनिटी पे एनालिटिक हो, और दूसरा पोल पे हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी। तो एक तो जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया पोल पे जो इससे पहले मैंने बताया, और एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला तभी लग रहा है जब फंक्शन का z इक्वल्स टू a पॉइंट सिंपल पोल बन रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे रेजिड्यू के क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दे रखा है f(z), हमें कहा गया है फाइंड रेजिड्यू एट ऑल पोल्स। हमें इस फंक्शन के जितने भी पोल बनते हैं सब पे रेजिड्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम फंक्शन के पोल निकालेंगे। तो सोल्यूशन पोल्स ऑफ f(z), ठीक है। सिंगुलैरिटी जो है निकालने के लिए हमें पता है डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करना होता है। तो z+1 का होल स्क्वायर z² + 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ से z बराबर -1 ये वैल्यू तो आ रही है 2 बार, क्योंकि फैक्टर की पावर 2 है। और z² + 4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +-2 आयोटा, ठीक है। तो z इक्वल -1 2 बार, z इक्वल 2 आयोटा और z इक्वल -2 आयोटा, ठीक है। ये सिंगुलैरिटीज आ रही हैं और ये पोल्स ही होंगी। वैसे सिंगुलैरिटी टॉपिक में क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्वेश्चन को देखकर समझ आ जाएगा कि ये रिमूवेबल है या फिर पोल है, देखकर ही। तो ये पोल होंगे। z इक्वल -1 जो है वो ऑर्डर 2 का पोल होगा, 2 आयोटा -2 आयोटा ये सिंपल पोल होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पोल का नेचर चेक करके पोल है या नहीं, या पोल का नेचर चेक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सपोज़ अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अलग से चेक कर सकते हैं कि क्या ये पोल्स ही बन रहे हैं क्या, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे z → 1 यहाँ पे लिमिट लगाओ, क्या बन रहा है, z → 1 लिमिट लगाओगे तो 1 - 2, ऊपर -1 नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, और नीचे -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो नॉन ज़ीरो अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। और जब z टेंड्स टू -1 पे फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो पोल होता है, ठीक है। तो पता चल गया पोल है, और पोल का ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 बार आ रही है वैल्यू। अब इसी तरीके से +-2 आयोटा पुट करोगे तो ऊपर 2 आयोटा पुट करने पे कैसा आएगा, देखो यहाँ पे आएगा -4 और ये आएगा +-4 आयोटा, तो नॉन ज़ीरो बन रहा है, नॉन ज़ीरो अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये पोल्स होंगे, ठीक है। तो देख करके पता चल जाएगा कि पोल ही है। तो अब यहाँ पे हियर z इक्वल -1 इज अ डबल पोल एंड z इक्वल +-2 आयोटा आर सिंपल पोल्स, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इस फंक्शन के 3 पोल हैं, एक तो z इक्वल -1, एक z इक्वल 2 आयोटा और एक z इक्वल -2 आयोटा। तो हमें सब पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल पोल्स पे रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है उसमें देखो क्लियरली इसे हम z + 2 आयोटा z - 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे हमें मल्टीप्लाई करके जो जनरल मेथड बताया था ना उससे करना है। तो सिंपल पोल के लिए क्या होता है तरीका रेजिड्यू का, लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा, ठीक है। सिंपल पोल है तो z - 2 आयोटा और मल्टीप्लिकेशन में आएगा फंक्शन f(z), ठीक है। तो लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा, z - 2 आयोटा, फंक्शन रख दो z² - 2z अपॉन z+1 का होल स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स इसके लीनियर फैक्टर बना के लिखने हैं हमें, ताकि हम एक फैक्टर कट कर सकें, राइट। तो z - 2 आयोटा से z - 2 आयोटा कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट लगा दो, तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -4 आयोटा अपॉन ये होगा 2 आयोटा +1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर तो देखो -4 आ रहा है कॉमन और 1 + आयोटा, यहाँ पे है 4 आयोटा, इसको हम खोल के लिखते हैं। तो 4 आयोटा का स्क्वायर यानी कि -4 + 1 और +4 आयोटा, ठीक है। देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये जो -1 अपॉन आयोटा है इसे हम आयोटा लिख सकते हैं
तो आयोटा 1 प्लस आयोटा अपोन में आ रहा है -3 प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने -1 अपॉन आयोटा का आयोटा लिख दिया, और आपको पता है ऐसा किया जा सकता है। अब ऐसा करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, -4 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दैट हम अपोन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इवेल्युएट कर, मतलब उसको हटा दें और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ जाए। तो इधर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, आयोटा -1 और ये है -3 -4 आयोटा। अपोन में क्या बनेगा, -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 -4 आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि -16, तो +16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो माइनस का 3 आयोटा से कर रही हूँ मैं, प्लस का 4, प्लस का 3 एंड प्लस का 4 आयोटा अपोन है 25। तो कितना आ रहा है ये, 7 प्लस आयोटा अपॉन 25। तो z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा पे रेजिड्यू आ रही है 7 प्लस आयोटा अपॉन 25। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू -2 आयोटा भी सिंपल पोल है तो उस पर भी हो जाएगा। तो अभी मैं जो है वो डबल पोल जो है ना, रेजिड्यू एट z इक्वल -1, उस पर कैलकुलेट करके बताती हूँ। इक्वल क्या बनेगा, ऑर्डर 2 है यहाँ पे पोल का, तो लिमिट z टेंड्स टू -1, 1 अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, और z प्लस 1 का स्क्वायर f ऑफ z। ठीक है, देखो z -a होता है और a हमारा -1 है, तो ये z प्लस 1 ही बनेगा। हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट z टेंड्स टू -1, ये 1 फैक्टोरियल 1 बन रहा है, d बाई डी जेड, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, फंक्शन क्या था हमारा, z स्क्वायर -2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी इसको लीनियर फैक्टर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हमें ये तो कट करना नहीं है ना। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर लिमिट पुट करनी है। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू -1, तो मैं u इंटू वी रूल से कर रही हूँ। तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज़ रखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 2z का करते हैं, तो ये होगा 2z - 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, प्लस अभी जेड स्क्वायर -2z को एज इट इज़ रखते हैं, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 2 -1 पुट करना, -2 अपॉन 1 प्लस 4, 1 प्लस 2, ये है -2z है ना, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये है रेजिड्यू z इक्वल -1 पे, तो ये आ रहा है माइनस का 4 अपॉन 5, 6 अपॉन 25। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा 25 -20 प्लस 6 यानी कि माइनस का 14 अपॉन 25। ठीक है, तो ये z इक्वल -1 डबल पोल पे रेजिड्यू आ गई। तो ये रेजिड्यू कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल। अब ये रेजिड्यू की डेफिनेशन और इस एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे रेजिड्यू के लिए। थैंक यू।